देखो ध्यान से भैया, कक्षा 10 आप लोग हिंदी मीडियम वाले आ जाओ। हिंदी मीडियम वाले हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया था समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या है बेटा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, पहले लिखेंगे पढ़ना हम लोगों को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, देखो ध्यान से, जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है, की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। तो तार क्या हो जाता है भैया? गर्म हो जाता है। तो तार गर्म हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं बेटा? प्रभाव है। ठीक है ना, नोट कर लो। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कन्फर्म हो गया कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा। क्या लिखेंगे बेटा? वैद्युत ऊर्जा। हेडिंग है हमारी वैद्युत ऊर्जा। ठीक है बेटा, क्या है? वैद्युत ऊर्जा। इसमें ध्यान दो, वैद्युत ऊर्जा क्या है? देखो, कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सिंपल से जानते हो। यहां लिखेंगे कार्य, यहां लिख देंगे आवेश के कार्य करने की क्षमता को आवेश के कार्य करने की क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई? आवेश के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं V बराबर होता है बेटा W/Q। तो W इज इक्वल टू कह सकते हैं बेटा V/Q। W इज इक्वल टू क्या मिलेगा? VQ। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो यही कार्य, ये क्या है? ऊर्जा है।
ठीक है ना। एक इसी में लिख देते हैं वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, ठीक है। अब वैद्युत शक्ति में देखो ध्यान से कैसे करेंगे। वैद्युत शक्ति क्या है, लिखेंगे आवेश के कार्य करने की दर को, आवेश के कार्य करने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, को वैद्युत शक्ति कहते हैं। हो गया भैया। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बेटा, जल्दी नोट कर लो। और इसको हम इरेज कर देते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं बेटा, एक तरफ लिख देते हैं वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख देते हैं बेटा वैद्युत शक्ति। दोनों के फॉर्मूले साथ साथ पढ़ेंगे। वैद्युत शक्ति, ठीक है बेटा। एक तरफ लिख देते हैं वैद्युत ऊर्जा और दूसरी तरफ लिख देते हैं वैद्युत शक्ति। देखो ध्यान से, हम लोग कभी पढ़े यहाँ पे V बराबर पढ़े W/Q, पढ़े कि नहीं। यहाँ से हम लोग को ऊर्जा का फार्मूला मिला W = आवेश के पद में VQ, मिला कि नहीं मिला। W बराबर क्या मिल गया बेटा, VQ मिल गया। समझ में आ गया, ये पहला फार्मूला हो गया। वैसे यहाँ भी P बराबर क्या है, W/T, W/T। तो यहाँ से P बराबर जो मिलेगा बेटा, W की वैल्यू क्या है, VQ/T हो जाएगा। पावर का फार्मूला मिल गया हमें पहला, ठीक है। ध्यान समझते रहना। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या है, दूसरा बेटा देखो हम लोग पढ़े ना बेटा Q = I/T। Q क्या है, IT होता है। जहाँ Q है वहाँ IT रख देते हैं, यहाँ रखेंगे तो W क्या मिलेगा, VIT। ये देखो फार्मूला मिल गया कार्य का। उसी तरीके से बेटा यहाँ भी रखेंगे पावर में, तो P बराबर है W की वैल्यू क्या है, V × I/T, V × I/T अपॉन में T हो जाएगा। T से T कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा P बराबर V × I। नोट कर लो, P बराबर क्या हो गया बेटा, V × I। अब ओम का नियम जो कहता है V = होता है बेटा IR। क्या होता है, IR। तो जहाँ V है वहाँ क्या रख सकते हैं, IR। ये रखते हैं तो मिलेगा हमको तीसरा फार्मूला W = V की वैल्यू क्या है, IR × IT। यहीं से इसको कह सकते हैं बेटा I² RT, कह सकते हैं कि नहीं। ये तीसरा फार्मूला मिल गया हम लोगों को। अब यही W फिर वहीं पुट करते हैं ले जाकर, तीसरा फार्मूला पावर का मिल जाएगा। पावर = यहाँ से हो जाएगा बेटा I² RT अपॉन में T हो जाएगा। T से T कैंसिल हो गया, यहाँ लिख सकते हैं बेटा P = I² R। P क्या हो जाएगा बेटा, I²। चौथा देखो ध्यान से, यहीं से हम लोग पढ़े ना, I हो जाएगा V/R। I क्या हो जाएगा बेटा, V/R। यहीं रख देते हैं तो चौथा देखो क्या मिलेगा, W = I। I की वैल्यू क्या है,
वी अपॉन आर टू द होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसकी एक और इससे क्या हो गई कैंसिल, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा बेटा W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। नोट कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा फोर्थ नंबर वो मिल जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन बेटा हो जाएगा टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ गया ना, जल्दी कर लो। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये चारों फार्मूले बेटा नोट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कार्य का है और दूसरा क्या है, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति का है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको भाई आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। इरेज कर देना इसको। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ऊष्मा पढ़ रहे थे, ऊष्मा क्या पढ़ रहे थे, ऊष्मा। अभी तक हमने यहाँ लिख देंगे नोट, क्या लिखेंगे बेटा, नोट। नोट में लिखेंगे आवेश के द्वारा किया गया कार्य, या हम कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रारूप है। ऊर्जा, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा जो क्या है बेटा, ऊष्मा का एक रूप है। अर्थात आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा। तो देखो W इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा वी क्यू, पहला पढ़ा। दूसरा W इज इक्वल टू पढ़ा हम लोगों ने V इंटू आई इंटू टी। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फोर्थ नंबर पढ़ा W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। पढ़ा कि नहीं? अब इसी को कुछ करना नहीं है, ये कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे H से लिख देंगे। तो यानी H बराबर जो मिलेगा हमको बेटा वो मिलेगा वी क्यू। क्या मिलेगा? वी क्यू। H बराबर जो मिलेगा उनको क्या मिलेगा? V इंटू आई इंटू टी। इसमें भी मिलेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ध्यान देते रहना। ये सब अब ऊष्मा के सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। और लास्ट में जो फोर्थ मिलेगा बेटा हो जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सब ऊर्जा है तो इनका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। ठीक है, लेकिन ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी। तो अगर इसी में हम H इक्वल टू लिख रहे हैं वी क्यू अपॉन 4.2, या लिख रहे हैं बेटा कैलोरी। अब ये कैलोरी में बदल गया, मतलब अगर 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? कैलोरी में।
दूसरा भी बदल जाएगा, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी ठीक है। और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है भैया। और H इज इक्वल टू लास्ट वाला मिलेगा V स्क्वायर टी अपॉन आर कैलोरी, ठीक है भाई। ये सब हो जाएगा मेरा किसमें बेटा, कैलोरी। यानी कि जो जूल में हमें आंसर मिले, अगर उसे हम 4.2 से डिवाइड कर दें या 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर बेटा हमारा क्या मिलेगा, कैलोरी में हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब तो होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलो, अगला क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देगा। अगले डीले जूल का नियम क्या आता है, जूल का नियम, जूल का नियम, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जूल का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार या लिख रहे हैं, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा वैद्युत धारा के, वैद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। पहला है ये, वैद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, वैद्युत धारा के या वैद्युत प्रतिरोध की, वैद्युत प्रतिरोध की, वैद्युत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है भाई। तीसरा है चालक में धारा के प्रवाहित होने तक, धारा के प्रवाहित होने तक लगे समय के अनुक्रमानुपाती, समय के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात
H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा H अनुक्रमानुपाती I इक्वेशन नंबर सेकेंड। H अनुक्रमानुपाती टाइम t क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा क्या, समीकरण 1 2 3 बन गया कि नहीं बन गया? ये सब जानते हो भी, इसके पहले सूत्र पढ़े थे, या लिख सकते हैं हम। समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से हम कह सकते हैं H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ से H इक्वल टू मिलेगा बेटा K I स्क्वायर R इंटू टी हो गया, और K इज इक्वल टू 1/, अगर हम 4.2 रख देते हैं तो यहाँ मिलेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी। इसी को हम कहते हैं बेटा जूल का नियम। क्या कहते हैं? जूल का नियम। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसे हम जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना? ये जूल का नियम। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो जल्दी से। सारी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला टॉपिक जो है ध्यान रखो, अगला जो है यहाँ लिखने चल रहा है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ठीक है ना? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखेंगे। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। क्लियर हो गया? यहाँ लिखेंगे अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बेटा? 1000 वाट इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, और इसको अगर चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड। कहाँ से जाएगा बेटा? 1000 गुणे 3600 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड इसे लिख सकते हैं भाई 3600 या 36 गुणे 10⁵ वाट सेकेंड। ठीक है भाई, इसे लिख सकते हैं बेटा 3.6 गुणे 10⁶ वाट सेकेंड लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, P इज इक्वल टू पढ़े हो W अपॉन T, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PT। W की यूनिट जूल होती है। क्या होती है बेटा? जूल। और पावर की यूनिट होती है वाट, और इसकी हो जाएगी सेकेंड। बेटा जहाँ वाट सेकेंड है वहाँ जूल रख सकते हो ना, यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर मिलेगा हमको 3.6 गुणे 10⁶ जूल। नोट कर लो, जूल ऊर्जा की बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटा मात्रक होता है। जूल जो होता है ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। ठीक है ना भैया? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से हमने ऊर्जा के बारे में और वैद्युत शक्ति के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर ली। अब हम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित कुछ हमारे
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे देखो ध्यान से, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए हुए ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले है हमारा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सबसे पहला उपकरण है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको कहते हैं विद्युत बल्ब। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत बल्ब कहते हैं। हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा घर में देखना है, क्योंकि लिखाना बहुत बड़ा हो जाएगा यार। समय सामने रहता तो बोल देता मैं, लेकिन इसको मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी उसको आपको लिखना पड़ेगा। पहला है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। एक चीज़ तो कंफर्म है, ये पूछ सकता है ना कि विद्युत बल्ब किस आधार पर कार्य करता है, तो आप ये बताओगे विद्युत धारा उसमें प्रभाव पर आधारित एक वैद्युत उपकरण है। ठीक है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, आप पढ़ चुके हो। उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे तार का ताप बढ़ने लगता है, ये भी जानते हो भाई। किसी में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो तार होगा वो हमारा क्या होगा? गर्म होने लगेगा। ठीक है। तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? चमकदार होकर क्या करने लगेगा? चमकने लगेगा। अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार के विद्युत बल्ब को ताप दीप्त विद्युत बल्ब कहते हैं। इस प्रकार के विद्युत बल्ब को क्या कहते हैं बेटा? ताप दीप्त विद्युत बल्ब कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? बल्ब देखियो इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन लिखने का जब नंबर आएगा तो गड़बड़ा जाता है मामला तुम लोगों का। मैं बोल रहा हूँ, यह कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का क्या होता है बेटा? खोखला गोला होता है, जिसके अंदर की वायु निकाल कर इसमें या तो निर्वात रखते हैं, इसमें या कोई निष्क्रिय गैस। मतलब कांच के खोखले गोले से हवा को निकाल करके इसमें हम क्या रखते हैं? या तो वायु और या तो कोई निष्क्रिय गैस रखते हैं। निष्क्रिय गैसों में जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन। मतलब ध्यान रखना, यानी हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है, जिसकी ओर 2 पिनें लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा अथवा लॉक से सीलबंद कर देते हैं। इस चपड़े पर जस्ते के 2 टाँके लगे रहते हैं। टाँकों का संबंध 2 मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। ये चालक तार एक कांच की लंबी छड़ से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लगाए जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श ना करें। इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श ना करें। चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किस धातु का बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बेटा वो किसका होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं और इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। मतलब ये गलता नहीं है। इसका गलनांक जो होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार जब तंतु में विद्युत धारा बहती है तो वह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना, इसमें क्या रहा? साधारण कोटि के तथा कम सामर्थ्य के बल्बों के भीतर निर्वात होता है, परंतु ऊंची सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन एवं आर्गन भर देने से तंतु का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। इससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता तथा बल्ब की दक्षता व आयु भी बढ़ जाती है। ठीक है। विद्युत बल्ब को सील बंद करने से पहले इसमें से वायु निकालना आवश्यक है, अन्यथा बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाएगा। कह रहा विद्युत बल्ब को सील बंद करने से पहले इसमें से वायु निकालना आवश्यक है, अन्यथा बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में ऐसा नहीं हो पाता है। गैस वाले बल्बों में तंतु को सर्पिलाकार कुंडली के रूप में इसलिए लगाते हैं क्योंकि धरातल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैसें आती हैं। इससे चालन व संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम होती है।
तंतु में प्रकाश प्रवाहित करने पर उसका ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इतने ताप पर तंतु प्रकाश देने लगता है। सामान्यतः ताप दीप्त बल्बों में व्यय ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। मतलब 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है, बाकी सारा का सारा जो भाग होता है 90% जो चीज़ होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। विद्युत बल्ब की शक्ति का मान अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होता है। इसी कारण से बल्ब पर वाट के साथ साथ वोल्टेज भी लिखा रहता है। जैसे 100 वाट 230 वोल्ट वाले बल्ब का अर्थ है कि यदि इसे 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी शक्ति 100 वाट होगी, अर्थात 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी जो प्रकाश व ऊष्मा में बदल जाएगी। 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा, अगर किसी पर 100 वाट लिखा है, ठीक है ना, 100 वाट 230 वोल्ट मतलब 230 वोल्ट लिखा है तो इसकी शक्ति 100 वाट होगी, अर्थात 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी जो प्रकाश व ऊष्मा में बदल जाएगी। सप्लाई वोल्टेज कम हो जाने से बल्ब की शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे प्रकाश धीमा पड़ जाता है। अब इसके दोष क्या हैं? ठीक है, दोष क्या है? इस विद्युत बल्ब में यह दोष है कि 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे तापमान पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जमने लगता है, जिसके कारण बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। ठीक है। अगला है विद्युत ऊष्मक। विद्युत ऊष्मक भी है, ठीक है ना, ये भी एक तार का भी बना होता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, कभी कभी घरेलू वायरिंग आ जाती है, क्वेश्चन आता है घरों की वायरिंग करने में प्रयुक्त सामान्य युक्तियों का वर्णन कीजिए तथा संबंधित नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो घरों की वायरिंग में प्रयुक्त सामग्रियां देखो, पहले क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या युक्तियां लगती हैं। सबसे पहले वाट घंटा मीटर लगना चाहिए, जिसको मीटर कहते हो, वाट घंटा मीटर कह रहा। इस यंत्र द्वारा कारखानों तथा घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को सीधे यूनिट में मापा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे विद्युत मीटर भी कहते हैं। विद्युत उत्पादन ग्रह से आने वाले तारों का संबंध सर्वप्रथम इसी से किया जाता है। इस पर 4 पेच लगे रहते हैं, जिनमें से प्रथम 2 पेचों पर IN तथा अगले 2 पेचों पर आउट लिखा होता है। मतलब पहले 2 पेच पे जो लिखा रहता है वो इनपुट को इशारा करता है, और जो लास्ट के 2 पेच होते हैं उसमें आउटपुट लिखा होता है। उत्पादन ग्रह से आने वाले 2 तार, ठीक है, IN, ठीक है ना, का संबंध विद्युत मीटर पर अंकित IN से किया जाता है। लाइव और न्यूट्रल को हम जो है क्या कहते हैं, विद्युत मीटर से कर देते हैं, तथा आउट में 2 तार लगाकर उसका संबंध मेन स्विच से करा दिया जाता है। इस प्रकार विद्युत मीटर घर के संपूर्ण उपकरणों में वे विद्युत ऊर्जा की माप सीधे यूनिटों में करता है। अब देखिए मेन स्विच रहती है, पहले दूसरा तो हमारा वाट घंटा मीटर, दूसरा मेन स्विच। यह 2 स्विचों की संयुक्त अवस्था होती है। यह 2 स्विचों की संयुक्त अवस्था होती है जिसमें यह व्यवस्था होती है जिसमें एक स्विच फेज तार तथा दूसरा उदासीन तार से लगा रहता है। एक लाइव और एक क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक ना। ये दोनों स्विच एक साथ ही खुले अथवा बंद किए जा सकते हैं। मेन स्विच के ऑफ करने से घर के संपूर्ण परिपथ का संबंध विद्युत मेन से टूट जाता है। घर के परिपथ के किसी भाग में कुछ मरम्मत करते समय भी मेन स्विच को ऑफ रखा जाता है। अब है मेन फ्यूज। मेन फ्यूज से आने वाले दोनों तारों को फेज तार L व उदासीन तार से मेन स्विच फ्यूज पर लगाए जाते हैं। घर के किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ जाने से ये फ्यूजल जल जाते हैं तथा बाहर के मेन से परिपथ के परिपथ का संबंध विच्छेद कर देते हैं, जिससे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ये फ्यूज तार चीनी मिट्टी के बने 2 फ्रेम में लगे रहते हैं, जिन्हें किटकैट कहते हैं। फ्यूज जल जाने पर फ्रेमों को बोर्ड से अलग निकाल कर उसमें नया तार लगाया जाता है। मुख्य फ्यूज के दूसरे सिरों से लगे 2 तार घर के कमरों में लाए जाते हैं। इनमें से एक फेज तार तथा दूसरा उदासीन तार होता है। सभी उपकरणों का संबंध इन्हीं तारों से रहता है। इन्हें संयुक्त रूप में विद्युत मेष भी कहते हैं। इन तीनों का परिपथ जो है चित्र में बता दिया गया है। चित्र देख लेना आप लोग को, आपकी किताब में भी दिया गया है। ठीक है।
निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनका उपयोग कीजिए। सब पहला है फ्यूज। फ्यूज बहुत कुछ था। तो विद्युत बल्ब, पंखा, हीटर आदि बहने वाली धारा का मान उसके लिए निर्धारित धारा के मान से अधिक न हो जाए, इसलिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है वह फ्यूज कहलाती है। कभी कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तारों पर एक दूसरे से छू जाते हैं, तब यह कहा जाता है कि परिपथ में लघु परिपथ अर्थात शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा के धारा के वर्ग के अनुपात होती है। अतः तार में परिपथ में लगे विद्युत बल्ब, रेडियो, फ्रिज, पंखों आदि के जलने का डर बना रहता है, जिससे परिपथ में तारों में आग भी लग सकती है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए मुख्य लाइन के साथ श्रेणी क्रम में कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध का एक पतला तार लगा देते हैं, जिससे हम उसी तार को फ्यूज तार कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से भैया आपका जो है क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए हम लोग एक सवाल लगाते हैं इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो। सवाल है, दिया है, ठीक है, इसमें दिया गया है एक विद्युत बल्ब पर, सवाल इसमें बहुत आसान होते हैं और आते भी हैं। एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है। ठीक है, इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेष से जोड़ने पर इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेष से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी? विद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी? देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है V बराबर 200 वोल्ट और P बराबर 100 वाट। ठीक है भैया, तो आई हमसे पूछ लिया है, क्या पूछा बेटा? आई पूछा, ठीक है। और इसमें एक सवाल और पूछा था, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, इसे पूछा है कितनी धारा बहेगी तथा प्रतिरोध क्या होगा, तथा प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो, यहाँ से दिया है P बराबर 100 वाट, ठीक है भाई, और W बराबर V बराबर दिया है 200 वोल्ट दिया है, और हमसे I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है और R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लोग पढ़े हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो I की वैल्यू है P अपॉन V। P की वैल्यू क्या जानते हो बेटा? P की वैल्यू है 100 अपॉन V की वैल्यू 200। ये 0000 कैंसिल, यानी 1/2 आ गया, आंसर 0.5 एम्पियर है।
0.5 एम्पियर। कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद देखो ध्यान से हम लोग पढ़े P = v²/r पढ़े हैं, और यहाँ से R = क्या निकलेगा, v²/p, और v की वैल्यू कितनी है बेटा, 200 वोल्ट। 200 × 200 अपॉन p की वैल्यू कितनी है, 100 वाट। 1 0 0 कैंसिल है, डबल 0 0 कितना आ गया, 2 दूना 400 हो गया। तो इस तरीके से सवाल कितनी ईजी है आप लोग देख सकते हो। अगला देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है, ठीक है। एक घर में 60 वाट, यहाँ लिखेंगे एक फार्मूला और है, एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब, 60 वाट का विद्युत बल्ब 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, ठीक है। 30 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत धारा खर्च होगी, 30 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत धारा खर्च होगी, विद्युत धारा खर्च होगी यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो, तो बल्ब को जलाने में कितना खर्च आएगा, बल्ब को जलाने में कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा, ठीक है बेटा। तो यूनिटों की संख्या बराबर एक सूत्र होता है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक सूत्र यहाँ है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। कितने वाट के बाद 60, कितने घंटे जाता है 4, कितने दिन 30 बटे 1000। 1 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना है 4 3 12, 12 6 72 बटे, यानी आ गया 7.2 यूनिट खर्चा है 1 महीने के बल्ब जलाने का, 7.2 यूनिट। अब लिखेंगे कुल खर्च बराबर 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 दूना 10, 5 7 35, 35 1 36 रुपया बिजली बिल आएगा 1 महीने का बल्ब जलाने का। 5 रुपये यूनिट ले लो, हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है ये सब हो चुके हैं, आप लोग भी पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट वगैरह कर दिया करो, अगर देखो तो ना देखो कोई बात ही नहीं है, लेकिन देखा करो वीडियो, ठीक है ना।
समझ में आया कि नहीं आया? जो अगली वीडियो होगी वो कल होगी। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो। समझ में आ गया? कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। तब तक बाय। ठीक है।